बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथ ही साथ दोस्तों आज की ये क्लास ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बुक और सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी बुक रहेगी जो फिजिक्स के लिए ज़्यादा बेटर है, या उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स के लिए कौन सी बुक कौन सी सीरीज़ से आप पढ़ें जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके और आप अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए सबसे पहले हम उस सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ या नोट्स के रूप में आती है, राजन श्योर सीरीज़ के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो राजन सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और ये दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है, यानी OMR बेस पर भी है और साथ ही साथ रिटन पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए भी उपलब्ध है। मैंने इस सीरीज़ को अध्ययन किया है, इसमें बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग करके इस सीरीज़ को तैयार किया गया है। और अगर बात करें ऑब्जेक्टिव पैटर्न की, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस सीरीज़ को लेते हैं और पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हाल ही में अभी DDU यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न जो हैं वो आपको मिल जाएंगे उस प्रश्न पत्र में। तो जिनका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है वो ये सीरीज़ ज़रूर ले लेंगे, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, या आप आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन को भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर। ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स है दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में, उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये OMR पैटर्न की सीरीज़ है, जिसके यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि रिटर्न पैटर्न पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिटर्न पैटर्न में दोस्तों दिया गया है, पहला आपका चैप्टर है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का 16वां और पहला नियम। अब इसमें देखिए आप प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आप देखेंगे पहला दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस, सी नंबर दिया गया है आइसोबैरिक, और आपका चौथा है वो है आइसोहोरिक प्रोसेस। तो आप इसमें देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन को समाहित कर दिया है, यानी कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सरल शब्दावली प्रयोग करके और कम नोट्स, बहुत ही ज़्यादा इसमें अपवाद नहीं दिया गया है, बहुत ही कम और शब्दों में चीज़ों को समझाया गया है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स, यानी कम समय में भी, अगर कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में 75% मार्क्स ला सकें, तो आप राजन सीरीज़ ज़रूर ले लीजिएगा और राजन सीरीज़ से आप तैयारी करिएगा। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपने देखा था आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो माफ़ करिएगा, आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था वो था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आपने जो प्रश्न देखे होंगे, जिन्होंने राजन सीरीज से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सारे के सारे प्रश्न उसी से आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि राजन सीरीज जो है बहुत ही सरल शब्दावली प्रयोग करके और कम समय में एक अच्छी तैयारी दे देती है, और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ये सीरीज सभी सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है, चाहे आप बॉटनी आपका सब्जेक्ट हो, या जूलॉजी हो, या आप केमिस्ट्री से हों, या मैथ से हों, सभी के लिए ये सीरीज उपलब्ध है ऑब्जेक्टिव और रिटन पैटर्न पर। तो मैंने इसको अध्ययन किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं इस सीरीज़ के बारे में। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें राजन सीरीज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस तो आप सभी लोग को पता ही है। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका जो पहला पार्ट ए है, तो उसका जो यूनिट फर्स्ट है दोस्तों वह है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ, यानी कि ऊष्मागतिकी का जीरोथ और पहला नियम। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करवाया है, तो अभी आपको पता चलेगा। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है दोस्तों, एक चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है
और यही दूसरा क्वेश्चन यही इंग्लिश में भी पूछ लिया गया है। इससे फ़ायदा ये रहेगी कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र छात्राएँ हैं, जैसे कि जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनके लिए इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये इस सीरीज़ में खास क्या है कि ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, जिससे आपके समझ में क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था इन ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज। ऑप्शन ए दिया गया अनंत, बी है शून्य, और ऑप्शन सी दिया गया चक्र के क्षेत्रफल के बराबर, और ऑप्शन डी दिया गया ज्ञात करना संभव है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप देखे होंगे कि इसमें प्रश्न जो आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो सभी लोग साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। और रही बात रिटर्न पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल आपको कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ, कल आपको कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि 1045 अर्ग, बी दिया गया 1045 जूल, और ऑप्शन सी है 1045 वाट, और ऑप्शन डी दिया गया है 5.9 अर्ग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 250 सेल हीट जो है यानी कैलोरी जो हीट है कैन डू वर्क इक्वल टू 1045 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। ऑप्शन ए दिया गया आकार, ऑप्शन बी है ऊष्मीय ऊर्जा, और ऑप्शन सी है आंतरिक ऊर्जा, डी दिया गया है इनमें से नहीं। ठीक है, तो द पॉइंट फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। तो किसी भी अवस्था का, किसी भी निकाय का अवस्था का बिंदु जो फलन होता है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा क्षय शून्य होना चाहिए तथा प्रक्रम अर्ध स्थैतिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? जैसे इनकी पूछा गया है रिवर्सिबल प्रोसेस, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस इज, इंग्लिश में रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से रिवर्सिबल प्रोसेस कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है कि दो अलग अलग तोपों पर पिंडों को परस्पर संपर्क में रखने से ऊष्मा का एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड का प्रवाह। यह ऑप्शन बी दिया गया है किसी कुचालक पदार्थ से बने सिलेंडर में भारी गैस का ऊष्मा स्रोत के संपर्क में धीरे धीरे प्रसार होना। ऑप्शन सी दिया गया है गैस का रुद्धोम संपीड़न, और ऑप्शन डी दिया गया है ऊष्मा स्रोत के संपर्क में पूर्णतया कुचालक सिलेंडर में घर्षण रहित पिस्टल को धीरे से खिसकाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है कि द शो मूवमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल पोजीशन आउट द परफेक्टली इंसुलेटिंग सिलेंडर केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द हीट सोर्स। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को चर्चा करते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक आदर्श गैस का समतापी संपीड़न होता है, यानी एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, द प्रोसेस इज। ऑप्शन ए दिया गया है आवश्यक रूप से उत्क्रमणीय, ऑप्शन बी है आवश्यक रूप से अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन सी दिया गया है उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन डी दिया गया है कुछ नहीं कहा जा सकता जबकि आंतरिक प्रबंध ना ज्ञात हो। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आदर्श गैस का समतापी संपीड़न जो होता है वो आवश्यक रूप से क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कोनो चक्र के पीबी आरेख का क्षेत्रफल व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है प्रति चक्र
निष्कासित ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया गया है प्रति चक्र अवशोषित ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्रति चक्र किया गया कार्य, और ऑप्शन डी दिया गया प्रति चक्र आयतन में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति चक्र किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजन सीरीज एक प्रकार से आप लोग के लिए बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप तैयार करिएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसके लिए भी ये उपलब्ध है, उसका भी उपलब्ध है, तो आप लोग ले लीजिएगा। और जिनका माइनर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी है या इतिहास है या शिक्षा शास्त्र है या कंप्यूटर है, उनके लिए भी ये सीरीज उपलब्ध है, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न रिटर्न दोनों पैटर्न पर। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया। पूछा गया था द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम आप एक कैन नॉट साइकिल रिप्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्क डन पर साइकिल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि द डिवाइस यूज द कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड, यानी ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मोटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है ऊष्मा इंजन, और ऑप्शन डी दिया गया है ऊष्मा कन्वर्टर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊष्मा इंजन हो जाएगा। जो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यदि स्रोत व सिंक के तापक्रम T1 और T2 हैं तो दोनों कार्न इंजन की दक्षता क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा जब भी आपसे पूछा जाए टेम्परेचर पूछा जाए किसके सोर्स और सिंक का, जो T1 और T2 है, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस T2 अपान T1, ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है कि एक कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द स्टीम पॉइंट इट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इफिशियंसी इट। तो ये जो इसकी इफिशियंसी जो हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी 26.8% के आसपास हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ इट्स सिंक इज, यानी कि एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है तो यदि सिंक का ताप हो तो सिंक का ताप जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 23 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि एंट्रोपी वृद्धि के नियमानुसार प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग इन द एंट्रोपी इन द नेचुरल प्रोसेस। ऑप्शन ए दिया गया है उपयोगी ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन बी है अनुपयोगी ऊर्जा घटती है, ऑप्शन सी है निकाय में अणुओं की क्रमबद्धता बढ़ जाती है, और ऑप्शन डी है निकाय के अणुओं की अक्रमबद्धता बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि एंट्रोपी वृद्धि के नियमानुसार प्राकृतिक प्रक्रम में क्या होता है कि निकाय के अणुओं की आक्रमणता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन। एंट्रोपी जो है रिमेन्स कांस्टेंट कब होती है। पहला दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस, बी है एडियाबैटिक प्रोसेस, सी है साइक्लिक प्रोसेस, और डी दिया गया आइसोहोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट कब रहती है, तो एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों। इस सीरीज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे DDU यूनिवर्सिटी में, काफ़ी प्रश्न इस सीरीज से आए हुए हैं। ठीक है, मैंने इस प्रश्न पत्र को मिलाया है और मेरे पास जो है इसका बुक नोट्स मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। और इस प्रश्न को मैंने अध्ययन किया तो मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर की अपेक्षा देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग अगर तैयार कर लेंगे
तो ये मानकर चलिए कि लगभग आपको 75% क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। मैंने बुक में जो आपको एक इस पे फिजिक्स में 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑब्जेक्टिव की, तो वो भी प्रश्न जो मैंने बताए हैं वो भी इसी से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो पूर्णतया कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मकसद ये है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि ये सीरीज़ जो है हमें सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। तो मैं ऑब्जेक्टिव तो बेटा आप लोग को कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आपके मार्केट में ये सीरीज़ मिल रही है, वैसे कि ये सीरीज़ जो है आपको हर जगह पर मिल जाएगी, हर मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग का काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें बता दीजिए कि कौन सी बुक ले लें या कौन सी सीरीज़ ले लें। तो मैंने बुक के लिए आपको सजेस्ट किया था, प्रगति प्रकाशन की एक बुक आती है उसको ले लीजिएगा। और सीरीज़ के लिए मैं आपको कर रहा हूँ सीरीज़, आप राजन सीरीज़ ही लीजिएगा। राजन सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों ले लीजिए और इसमें तैयार कर लीजिए। बाकी तो मैं आप लोग के लिए हूँ ही, मैं आपको सारी तैयारी करा ही रहा हूँ। 28 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वो क्या है दोस्तों? dQ = TdS, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि व्हेन द 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इनटू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर द चेंज इन एंट्रोपी इज, ठीक है। यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 10 ग्राम बर्फ उसी ताप वाले जल में बदलती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है 2.93 कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम भाप को उसी ताप पर जल में परिवर्तित करने के लिए एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा? तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा दोस्तों वो होगा 1.45 किलो कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि गलत कथन आपको चूज करना है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही समझदारी से इसका आंसर देना होगा, इसमें गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ताप का ऊष्मागतिकी पैमाना एक आदर्श पैमाना है तथा कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर 1 डिग्री का मान सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री के मान के बराबर होता है। सी दिया गया है कि ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर माप आदर्श पैमाने पर माप से सेल खाती है। ऑप्शन डी दिया गया है ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। तो जो इसमें गलत कथन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ताप का जो ऊष्मागतिक पैमाना होता है एक आदर्श पैमाना है, उसका जो कार्यकारी पदार्थ की जो उसका कार्यकारी पदार्थ है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सही आंसर हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि ऊष्मागतिकी साम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय साम, बी दिया गया यांत्रिक साम, और सी दिया गया रासायनिक साम, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो ऊष्मागतिकी का जो साम का अर्थ होता है ये सभी होता है, यांत्रिक साम, ऊष्मीय साम और रासायनिक साम, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं ऊष्मागतिकी साम के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम मीन्स, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम मीन्स की थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और ऑप्शन सी है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2 बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल टू। तो 2 निकाय को उसमें साम कहा जाता है यदि वह किसके बराबर हो? तापमान, ऊष्मा की मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मीय दक्षता। तो 2 निकाय के ऊष्मीय साम को कहा जाता है यदि वह तापमान के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है मास, बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है मोमेंटम, और ऑप्शन डी दिया गया है टेम्परेचर। तो हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी, ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो शून्य होती है, 0 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि समतापीय परिवर्तन के दौरान जो मात्रा स्थिर रहती है वह है ऑप्शन ए दबाव, बी है तापमान, ऑप्शन सी है आयतन और ऑप्शन डी दिया गया तापमान और दबाव दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतापी परिवर्तन के दौरान तापमान जो मात्रा स्थिर रहती है वह है तापमान। तापमान की मात्रा समतापी परिवर्तन के दौरान क्या होती है, स्थिर होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रही राजन सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो मैंने आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन इस सीरीज़ में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। और बाकी की क्लास मैं आपको कल से रेगुलर आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लास कल से आप लोग को मिल जाएगी। रिटर्न पैटर्न के जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, तो ध्यान दें कि कल से मैं प्रयास करूंगा कि आपको मॉडल साल पेपर दे दूं और एक नया मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 तारीख से यानी 4 जुलाई से उनका पेपर है। आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोग को इन 10 दिनों में मैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दे करके आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी रही आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये क्लास आप सबको लिए लाता हूँ ताकि, और आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर जितने भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सीरीज़ कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये सीरीज़ सर हमें कहाँ मिलेगी। तो ये सीरीज़ आपको आपके मार्केट में आपके मार्केट में जो किताबों की दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध है। जैसे कि अगर आप सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो आप अवध यूनिवर्सिटी में अभी तक केवल 3 प्रकार की नोट्स चलती थी। पहला चलता था अनुपम की नोट्स, ठीक है, और एक है लोकप्रिया। लोकप्रिया भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और तीसरी जो सीरीज़ आई थी वो इजी नोट्स आई थी, जिसका नाम था अनुपम से संबंधित संकलन, उसका भी था, लेकिन उसका जो कुछ नाम है मैं आपको बताऊंगा, प्रयास करूंगा कि मैं आप लोग को बता दूं। ठीक है, कुछ पब्लिकेशन हैं जो रिलेटेड हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए वो राजन सीरीज़ है। राजन सीरीज़ और इजी नोट्स एक प्रकार की आई है जो लोग चलती थी लोकप्रिया की। ठीक है, तो ये दोनों नोट्स जो हैं आप लोग के महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों नोट्स अगर आपके मार्केट में हैं तो आप ले लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।